गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है मोनिका यादव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ओके, जिन बच्चों ने पहले लेक्चर देखे होंगे उन्हें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पता होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। ओके, इसमें एक वर्ड और इंक्लूड हुआ है, वो है छद्म। पहले हमें छद्म का मतलब अपने व्यावहारिक रूप में समझना होगा, मतलब कि हम अपनी भाषा में जो डेली यूज़ में हम लैंग्वेज बोलते हैं उसमें समझे कि छद्म होता क्या है। तो बच्चों, छद्म का मीनिंग होता है आभासी। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है ना, वो है नहीं, वो एक्चुअली में कुछ और है, वो चीज़ कुछ और है, बस हमें दिखाई वैसे दे रही है। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं जो आप समझ पाओगे। ये मैंने बना दिया है 6। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे इस साइड बैठे होंगे उन्हें क्या लगेगा कि मैंने 9 बनाया है, लेकिन जो मेरी साइड बैठेंगे उन्हें क्या पता चलेगा 6 बनाया है। और मैं दिमाग में सोच के चलती हूँ कि मैंने इसको 6 ही बनाया है, बट उधर डायरेक्शन में बैठे वाले बच्चों को ये क्या दिखाई दिया 9। इधर जो बैठे उन्हें दिखाई दिया 6। तो इसका मतलब उन्हें कैसा प्रतीत हुआ कि ये 9 है, बट एक्चुअली में ये क्या था 6 था। तो इसी तरीके की कोई भी घटना हो उसी चीज़ को बोला जाता है आभासी। ठीक है, तो याद रखना उसी चीज़ को आभासी को ही हम बोलते हैं छद्म। तो अब हमें पढ़नी है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि एक्चुअली में वो चीज़ कोई और है, उस अभिक्रिया की कोटि कुछ और है और वो प्रतीत किसी और कोटि की होगी। ओके, अब ये समझ लेते हैं उसकी कोटि क्या है और वो प्रतीत कौन सी होती है। तो वे अभिक्रियाएं जो प्रकृति में तो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती हैं? ऐसी होती हैं जैसे उनकी कोटि कैसी हो, 2 हो। लेकिन अध्ययन से पता चलता है, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जो अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती हैं असल में, लेकिन वो प्रतीत ऐसी होती है जैसे द्वितीय कोटि की हो, तो उन्हीं को बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल है इसके लिए, वो है CH3COOC2H5। ठीक है, इसका नाम होता है बच्चा इथाइल एसीटेट। ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं एथिल और इंग्लिश में बोल देते हैं इथाइल। तो बस इतना ही अंतर है, आप कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, एथिल या इथाइल, तो इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट और ये आपका वाटर। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ किस तरीके से इसका नाम लिखा गया है। देखो, ये बीच में COO आ रहा है ना, तो ये एस्टर ग्रुप होता है। ठीक है, अगर C डबल हो तो उसको आप एस्टर बोलोगे। और ये C2H5 है, इसको बोलते हैं इथाइल। और ये CH3 है, इसको बोलते हैं मिथाइल। ओके, CH3 को मिथाइल और C2H5 को इथाइल। तो यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो यहाँ पे इथाइल के नाम से इसका नाम जाना जाएगा, इसको बोल देंगे इथाइल। और ये एसीटेट तो इथाइल एसीटेट। ओके, तो आप यहाँ पे लिख लेना। वैसे ये चीज़ नीचे लिखने की होती है, बट मैंने नीचे कुछ और लिखा हुआ है इसलिए मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये वाटर है, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद इन दोनों की रिएक्शन के लिए आपको एक चीज़ और चाहिए, वो है H+। तो ये हाइड्रोजन कैटायन है, ध्यान रखना बच्चों, को बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इसे प्रोटॉन क्यों कहा जाता है, तो मैं बता देती हूँ प्रोटॉन क्यों कहा जाता है। देखो बच्चा, इसको प्रोटॉन कहा गया है तो इसका मतलब एक प्रोटॉन। ठीक है, अब ये समझते हैं H+ को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है। तो इससे पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। वैसे इसके लिए मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाली हूँ, उस वीडियो को आप लोगों को ज़रूर देखना है। आप क्लास 10 से हो, 11 से हो या 12 से हो। ठीक है, वो तीनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर कराई जाएंगी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो यहाँ पे अब इतना समझ लेते हैं कि इसको प्रोटॉन क्यों बोला जाता है। तो आपको 1-2 बातें ध्यान रखनी जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें याद करने होते हैं, उनकी और कोई ट्रिक नहीं है, आपको वो याद करने होते हैं कि हाँ इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3। तो वो एटॉमिक नंबर ये बताता है कि जिस तत्व का जितना एटॉमिक नंबर है उसमें प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, और दूसरी बात, जितने किसी तत्व में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी सामान्य अवस्था में। ठीक है, तो जैसे मैं H की बात करूं, हाइड्रोजन होता है, H+ थोड़ी होता है तत्व, H+ तो आयन होता है। ठीक है, कब बनता है वो भी बताते, लेकिन तत्व क्या होता है आपका, हाइड्रोजन होता है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 ने क्या बता दिया, इसके परमाणु क्रमांक ने, इसने बता दिया कि मेरे पास 1 प्रोटॉन है। और हमने अभी क्या सीखा, किसी के पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है,
कोई भी चीज़ अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है अपना स्थायित्व बनाने के लिए। तो ये जो H+ होता है ये कैसे आया होगा, प्लस चार्ज हमेशा तब आता है जब कोई जितने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर उतना ही प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे ये H था तो H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन कितना है जितना उसका परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक 1 है, प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी को दे दिया, मतलब H+ जो होता है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0। बट प्रोटॉन हमेशा उतने ही होते हैं जितने हैं, यानी H के पास जितने हैं उतने ही H+ के पास होंगे, उतने ही H- के पास होंगे। H+ इसलिए बनता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, H- इसलिए बनता है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, क्यों ग्रहण करता है, ये क्यों देता है, इन सब के लिए कंप्लीट वीडियो लाई जा रही है आपकी, तो उसको ज़रूर देखना है, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी। तो अभी आप फिलहाल इसके लिए समझ लीजिए, H+ के पास इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 0 है और कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 1 है। तो H+ एक ऐसा तत्व रहता है जिसके पास 1 प्रोटॉन होता है, तो इसलिए H+ को प्रोटॉन कहा जाता है। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर H+ की प्रेजेंस में क्या होता है, ये रिएक्शन होती है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है आपका, इथाइल एसीटेट वाटर से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड कैसे बनता है, H2O है, इसमें 2 H और 1 ऑक्सीजन है, तो CH3COO ये यहाँ से ब्रेक होता है। तो जो H2O है ना वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है, H+ और प्लस का OH1-। ओके, तो ये जो CH3C है ना ये यहाँ से ब्रेक होता है ना, तो ये H के साथ जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, CH3COOH। सेम ऐसी C2H5 इस OH के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है इथाइल अल्कोहल। ओके, अब इसके आगे देखिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आप चाहो तो नोट कर लेना, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से लिखी है। एग्ज़ाम में इसका कोई रोल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ आपसे पूछी नहीं जाती, लेकिन इसका इस रिएक्शन के लिए बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो सिर्फ आप लिखने के लिए स्किप कर सकते, समझने के लिए नहीं कर सकते। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ समझाना। इस रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट है इथाइल एसीटेट और वाटर, और प्रोडक्ट क्या बन के आया, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। ओके, तो हम एक बार कंसीडर करेंगे T=0। तो बच्चा T=0 वो टाइम होता है जब अभिक्रिया स्टार्ट करानी है आपको। ठीक है, अभी हुई नहीं है अभिक्रिया स्टार्ट, तो T=0 पर क्या होता है, आपका जो भी है रिएक्टेंट जितना लिया है उतना आपके पास केवल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट उस टाइम कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जब भी आपने T=0 पर कोई अभिक्रिया नहीं कराई। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है हमें कौन बताएगा T=0 पर कोई अभिक्रिया नहीं कराई, जब समय आपका कभी भी 0 होना तो उस समय समझ जाना अभिक्रिया नहीं हुई है, अभिक्रिया होती है कुछ समय बाद। ठीक है, तो T=0 था, उस समय अभिक्रिया नहीं हुई, इसका मतलब प्रोडक्ट कितना है, 0 मोल। ठीक है, और आप इसको कितना भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, मैंने इतना अमाउंट लिखा है जो बुक में था। ठीक है, तो वो कितना है, 0.01 मोल है इथाइल एसीटेट और 10 मोल है वाटर। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया कि इथाइल एसीटेट की मात्रा बहुत कम है वाटर के अकॉर्डिंग, है ना। वाटर है आपका 10 मोल और 0.01 मोल है आपका इथाइल एसीटेट। ओके, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि ये मात्रा कम है और ये मात्रा ज़्यादा, तो इन दोनों को मिलके क्या बनाना है, प्रोडक्ट। बट आपको यहाँ पर जो मैं बात बता रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना है। कभी भी जिस चीज़ की मात्रा कम होती है ना वो दूसरे की मात्रा को निश्चित करके ही उत्पाद बनाता है, यानी कि ये जो 0.01 मोल है ना केवल ये उतना ही इसके साथ मिलेगा, बाकी का बचा रहेगा। ठीक है, इसकी मात्रा अगर कम है तो इसको हम कितना भी ज़्यादा ले ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उत्पाद उतना ही बनेगा कम मात्रा वाले को देखकर। ठीक है, तो इसलिए जब समय T टाइम बाद हम देख रहे हैं तो क्या हुआ, ये वाला आपका 0 मोल हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा कम थी, बट ये 0 मोल नहीं होगा क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो 0.01 ने केवल इसका जो 0.01 के समथिंग है उसी के साथ रिएक्शन करा है। ठीक है, बाकी का 9.9 मोल आपका बचा रह गया। ठीक है, यानी ये पानी बेकार है, अगर ये नहीं भी होता ना तो भी रिएक्शन होती, कितना भी ज़्यादा रख लो तब भी रिएक्शन होगी। जो कम मात्रा होती है किसी अभिकारक की उसी को देखकर उत्पाद की मात्रा निश्चित हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या मिला, जब समय T बाद आपको उत्पाद मिला तो एसिटिक एसिड का 0.01 मोल मिला और इथाइल अल्कोहल का भी 0.01 मोल मिला। ठीक है, तो
यहाँ पर आपने क्या देखा कि जल की सांद्रता में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, 10 मोल से केवल 9.9 मोल हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इस रिएक्शन के लिए वेग निकालूंगी। वेग कैसे निकालते हैं? वेग नियम की सहायता से। तो वेग नियम क्या कहता है? वेग नियम बोलता है अभिकारकों की सांद्रता कि घातांक जो होते हैं आगे उनको लगाना है। अब यहाँ कितना है? 1, और यहाँ भी कितना है? 1। तो 1 को तो लिखते नहीं है, क्लियर। दोनों को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के लिए अंदर लिख दिया, इसका मतलब सांद्रता। ठीक है, के की जगह मैं लगाऊंगी बच्चा के डैश। ठीक है, क्यों लगाया है ये मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर के भी लगाएंगे ना तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने के डैश इसलिए लगाया क्योंकि बुक में लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी समझा दूंगी, आप के भी लगा सकते हैं, के डैश भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये समझ में आया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगी, के डैश और H2। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना, आपको पता है के डैश क्या है? नियतांक है, और साथ में H2O भी नियतांक मान लेना है। क्यों? क्योंकि जो आपका जल है यहाँ पर इसकी सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। ठीक है, 10 मोल से 9.9 मोल बचा का बचा रह गया, यानी 0.01 मोल के समथिंग का ही यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि जल की सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिला, जिसे आप नगण्य मान सकते हो। अर्थात आप जल को ऐसे ट्रीट करोगे जैसे ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों कांस्टेंट की जगह आप एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हो जिसको हमने के मान लिया, तो इसलिए हमने इसको के डैश माना था। अगर आप इसको के मानोगे तो यहाँ पे आपको के डैश लेना पड़ेगा, बात एक ही है। ठीक है, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है, गलत आपका कहीं से भी नहीं होगा। तो मैं इसके और इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगी? के, और कौन बचेगा? CH3 COO C2H5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभिक्रिया की कोटि होती है, यहाँ पे जो भी पावर आती है उसको हम x मानते हैं, यहाँ जो पावर आती है उसको हम y मानते हैं। तो x प्लस वाई का जो आंसर आता है उसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। ओके, तो हमने क्या देखा? ये निकल के आया ना, यहाँ 1 और 1 यानी कि 2, तो यानी अभिक्रिया की कोटि 2 हो गई। ठीक है, हमें ऐसा प्रतीत हुआ, बट असल में ये निकल के आया, और इसने क्या शो करा कि H2O वाला जो अणु है वो नियतांक है, यानी ये बचा, और इसकी कोटि कितनी? 1। तो इसी को बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती हैं, लेकिन असल में कैसी होती हैं? प्रथम कोटि की होती हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल और है जो बुक में गिवन है, इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन। तो बच्चा, इक्षु शर्करा का मतलब होता है जो चीनी आप खाते हो ना, टेबल शुगर, उसको बोलते हैं इक्षु शर्करा, और उसका सूत्र होता है C12H22O11। तो आपको ये लर्न कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बार बार यूज़ होगा, तो बार बार लिखूंगी मैं वैसे, पर आपको याद भी होना चाहिए, तभी तो आप एग्जाम में लिख पाओगे। और ये क्या है? वाटर। अब इसका नाम मैंने अभी बताया था, इसको बोलेंगे प्रोटोन। तो प्रोटोन की प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं? टेबल शुगर का हाइड्रोलिसिस, या फिर आप बोल सकते हो इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन कराते हैं। तो ध्यान रखना है इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये कई बार आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा C6H12O6 और साथ में C6H12O6। ओके, अब देखो, कुछ बच्चे बोल सकते हैं दोनों चीज़ सेम है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2C6H12O6, अर्थात इसके आगे 2 लगा दें। अलग अलग क्यों लिखा है? ठीक है, तो बच्चा ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक अणु है वो ग्लूकोज का है, और जो दूसरा अणु है वो फ्रक्टोज का है। ओके, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है ऐसा क्यों? ये तो दिखने में बिल्कुल ही सेम है, वही फॉर्मूला ग्लूकोज का वही फ्रक्टोज का, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट इनकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हैं, और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको बोला जाता है समावयवी। ठीक है, अगर मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ाने लगूँ तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत लेंथी हो जाएगा, बट आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, सब चैप्टर हैं आपके, कुछ जो मुझे लगेगा ज़रूरी है जो आपको पढ़ाना है उसका चाहे मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़े, बट आपको जितना समझाया जाए उतना ही कर लीजिए, अभी सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, अब इसके वेग की बात है ना, तो वेग सेम जो ऊपर लिखा हुआ है वही आएगा। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा? के कैपिटल, ठीक है, डैश नहीं लगाना है, और साथ में आपका कौन आएगा? एक रिएक्टेंट, और कौन है वो रिएक्टेंट? वाटर के अलावा जो है, तो वो है आपका C12H22O11। तो निकल गया आपका अभिक्रिया का वेग। वैसे तो ये आपको करना चाहिए था, बट मैंने लिख दिया। इसके बीच का जो थोड़ा सा मैकेनिज्म था उसको आप लोग कर सकते।
तो आज के लेक्चर में आपका इतना ही है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया बता देती हूँ एक बार फिर से। वे अभिक्रियाएं जो द्वितीयक कोटि की प्रतीत होती हैं बट असल में वो प्रथम कोटि की होती हैं, उन्हें कहा जाता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक इसमें एग्जाम्पल था इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस और दूसरा है आपका शुगर का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दोनों प्रोटॉन की प्रेजेंस में होते हैं। शुगर का हाइड्रोलिसिस पे आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, और अगर आपका हाइड्रोलिसिस कराया जाए इथाइल एसीटेट का तो आपके प्रोडक्ट होते हैं एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। तो बच्चा जितना कराया गया है उतना साथ साथ कर लीजिए। कमेंट में आप लोग बताते ही नहीं हो वीडियो आपको पसंद आती है या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कोई कमेंट मुझे नहीं मिल रहा है। वीडियो पे व्यूज़ तो आ रहे हैं और कमेंट कर नहीं रहे हो आप लोग, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो वीडियो फुल वॉच नहीं कर रहे हो आप, या जो भी है आपका। बट अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना, याद दिया जाए उतना कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है चैप्टर वाइज। ठीक है, थैंक यू।